Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. This is Ghazala Amin with Advanced Project Management class within your MSPM program. बहुत नज़दीक आ रहे हैं हम इख्तिताम को तक और मेरी उर्दू भी काफ़ी इम्प्रूव हो रही है आप लोगों के साथ बातें कर कर के. सो विद दैट हमने पिछले लेक्चर में प्रोजेक्ट रिस्क मैनेजमेंट की बात शुरू कर दी थी और कंसिडर दिस एज अ कंटिन्यूएशन ऑफ इट. हमने पहले different theories, different concepts, what is risk, कब करना चाहिए, कैसे करते हैं, क्यों करना चाहिए, हर उन बातों के बारे में बात की थी. इस लेक्चर में हम लोग फोकस करेंगे the 6 processes which are PMIs, recommended processes, मगर उसको भी हम लोग generalize करते हैं ताकि हम लोग सिर्फ PMI के रेफरेंस से नहीं बात करें, जेनेरिकली देखें कि दुनिया में क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है और रिस्क की क्या इम्पोर्टेंस है. रेफरेंस स्टडी मटेरियल स्टे द सेम. पिम्बॉक की अगर किताब को आप फॉलो करें 4th एडिशन को तो ये चैप्टर 11 है. स्टडी नोट्स शुड फॉर्म द बेसिस ऑफ एवरीथिंग दैट यू डू, एटलीस्ट फॉर द पर्पस ऑफ पासिंग द क्लास. डॉक्टर कर्जनर की किताब अगर आप लोग रेफर कर सकते हैं, अगर आपके पास वो किताब है 10th एडिशन, तो चैप्टर 17 विल बी पॉइंट ऑफ रेफरेंस फॉर वॉट एवर वी आर डिस्कसिंग ड्यूरिंग दिस लेक्चर. अच्छा, प्रोजेक्ट रिस्क मैनेजमेंट को एक तरह से रिव्यू करने के लिए हम इसकी डेफिनेशन लेते हैं दैट रिस्क मैनेजमेंट इज द सिस्टमैटिक प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग, एनालाइजिंग एंड रिस्पॉन्डिंग टू प्रोजेक्ट रिस्क. हमने इसके बारे में पिछले लेक्चर में भी बात की थी, मगर we'll use this particular slide as a review material for whatever we talked about in the last lecture and then proceed from this point onwards. Project risk management, like many other processes and project knowledge areas, it's a continuous process of identifying, analyzing and planning for risk activities. It is the most effective means of preventing and or minimizing exposure to your project. बहुत सी चीज़ें हो सकती है, मगर अगर आप कैनवस में रंग भरने से पहले देखें कि सूरज निकला हुआ है, क्या मैं बाहर जाके तस्वीर बनाऊं या मैं कमरे के अंदर बनाऊं, सर्दी हो रही है क्या मैं हीटर ऑन कर लूं, या बहुत गर्मी है मैं कमरे के अंदर एसी चला लूं, या मौसम बहुत प्लेजेंट है मैं बाहर जाऊं और सूरज के अंदर सूरज की रोशनी में खूबसूरत सी तस्वीर बनाऊं. तस्वीर बनाना इज़ अ प्रोजेक्ट. अंडरस्टैंडिंग द एनवायरनमेंट, द क्लाइमेटिक कंट्रोल्स, issues that may or may not affect your project are risks. These are situations. जिस तरह से अगर आप बाहर बैठे हैं तो हो सकता है कि बारिश आ जाए, क्लाउडी मौसम है, बारिश हो सकती है, या अभी बारिश ख़त्म हुई है और सूरज निकला है, बहुत खूबसूरत दिन है, आप बाहर बैठ सकते हैं विद, और आपने प्रेडिक्शन भी देख ली है कि आज बारिश की प्रेडिक्शन नहीं है. ये सारी जो एक्टिविटीज़ हैं, दीज आर जस्ट लाइक आइडेंटिफाइंग रिस्क्स to your project, understanding and estimating what happens if a certain risk occurs, the probability of it, what would be the impact, how would my project be exposed. ये सारी जो चीज़ें हैं ये प्रोजेक्ट मैनेजर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती हैं to assess and implement. Risks associated with project integration are usually the smallest during the project's initiation and charter approval phase of the project life cycle. PMBOK 6 processes recommend करता है. सबसे पहले planning of risk management. Next one is the identification of risks. The two methods of analyzing risk are either qualitative, subjective, or quantitative. Give it a number method. To come up with the chronological order of how important or
least important risk is done by very complex calculations and by giving numbers to each of the attribute of those identified risks. Then the next one is the risk response planning. Based on the numbers we've given and based on the probability of the risk happening, how do I respond to it? क्या मतलब हुआ इसका? इसका ये सिंपल सा मतलब है कि जब रिस्क हो जाएगा या अगर रिस्क होगा तो हम उसको किस तरह से डील करेंगे. एक और वर्ड जो आप लोग ने सुना होगा या सुनते होंगे इज द रिस्क मिटिगेशन स्ट्रैटेजी. Last but not the least would be the risk monitoring and control. Monitoring of those risks. पिछले लेक्चर में भी मैंने बोला था और दोबारा इसको रिपीट कर रहे हो to emphasize on the importance of the concepts that I'm bringing up front. 5 जो processes हैं project risk management के, they are all under the planning phase. रिस्क मैनेजमेंट प्लान, कौन, क्या, कब, कैसे, क्यों, ऑल दीज, ये क्यों होगा, कौन करेगा, कौन इसको मॉनिटर करेगा, हाउ फ्रीक्वेंटली विल इट बी मॉनिटर्ड. दिस इज द फॉर्मल एंड फॉरमोस्ट डॉक्यूमेंट दैट कम्स आउट अंडर द प्रोजेक्ट प्लान set of documents that guides the project manager in enforcing a proper and proven risk management process in place for his or her own project. अगर आपकी कंपनी mature और proven methodology को follow करती है या ये कि you and your organization has done several projects before which has adopted the whole risk management process, then there is a high probability that you would have a template or you would already have a risk management plan document जिसमें ज़्यादातर चीज़ें identified होंगी. किस तरह से documentation होगी, उसको कौन update करेगा, how frequently will it be updated, किस तरह से टीम को बुलाया जाएगा for identification of risk, how frequently will the project manager or the project owner review the risks or give it a new chronological order based on the probability or the impact of that risk happening or affecting the project. ये जो सारी बातें होंगी, these are put under the risk management plan. पहला document जो निकलता है and becomes part of the project plan documents, वो रिस्क मैनेजमेंट प्लानिंग के अंडर आता है. द नेक्स्ट इज द प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग रिस्क्स. सिंपल सा काम हो सकता है. हम अपनी सारी टीम को some borrowed resources, some subject matter expert, some experienced professionals who've done similar projects before and can help you with identifying risks, उन सबको हम एक कमरे में लाते हैं. फॉर्मल मीटिंग कॉल की जाती है. इसको हम मीटिंग नहीं कहेंगे, हम इसको सेशन कहेंगे, जहाँ एक वाइट बोर्ड के आगे या कोई फैसिलिटेटर के साथ हम सारे उन आइडेंटिफाइड रिस्क को डॉक्यूमेंट करते हैं जो ड्यूरिंग दैट सेशन दैट केम अप ड्यूरिंग दैट सेशन. अब सारे रिस्क आइडेंटिफाई हो गए हैं. मैंने कोई कहा है, पिछले लेक्चर में भी कहा था, 50 से 100 रिस्क हो सकते हैं, उससे भी ज़्यादा हो सकते हैं, डिपेंडिंग ऑन द लाइफ साइकिल एंड डिपेंडिंग ऑन द मनी दैट इज़ एट स्टेक बाय कंप्लीशन ऑफ दैट प्रोजेक्ट. उसको हम 2 तरह से एनालाइज करते हैं, या तो क्वालिटेटिव, which is a subjective risk analysis based on the expertise, based on my experience, or based on the experiences shared and borrowed of other subject matter experts and my team members. दूसरा तरीका बहुत कॉम्प्लेक्स है मगर बहुत स्टेबल है, that is the quantitative risk analysis.
There's no room for argument in a quantitative risk analysis because we give numbers based on our understanding, and somehow based on the same understanding all risks are given numbers and associated order. पांचवा जो है वो रिस्क प्लानिंग है. Based on these numbers we are going to come up with mitigation strategies of how would I respond to a particular risk when it happens. Under planning, I am only on the drawing board. That means nothing has happened yet. The project has not gone into execution. Right now, I'm just taking my team's input, I'm taking other people's input and my own expertise and experience and knowledge to identify and come up with strategies. All this work is being done under the planning phase. No execution, no implementation has started. Once all this has taken place and we have moved our project into the execution phase, we take this document, the risk document, and we start monitoring on a continuous and a continual lifeline. That means throughout the project, I'm going to review and revise this. हो सकता है कि कोई ऐसा रिस्क जिसको हमने बहुत लो probability दी है, मगर because of certain things that have come up, all of a sudden the low probability has become a high probability. इसीलिए बहुत important है कि project manager उसको continuously revise करे, understand करे और उसका probability, impact, exposure जो उसकी fields हैं उनको update करता रहे, at least on a monthly basis, if not more frequently. उनमें से 4 या 5 या जो भी decided upon number है, based on the new order, they become part of your status report. कई दफ़ा ऐसे भी रिस्क होते हैं जो हो चुके होते हैं, उनको हम क्लोज करते हैं. कई रिस्क because of where you are in the project they were high but now they've become really low. जो भी नया ऑर्डर है, once a month it needs to be reviewed and revised, and the top 5 or the top 3 become part of your status report, and that is why it is put under the project control, monitoring and control phase of the project life cycle. The project risk management is the process of being proactive rather than reactive. Proactive is project risks, reactive is trying to resolve issues because अब तो वो हो गया है, आग भड़क उठी है, उसको बुझाना आपका काम है. Fighting a fire is actually taking care of the issue, और वो है reactive mode में. मगर making sure that the fire never erupts, that the condition of fire erupting has been minimized or eliminated, is being proactive, which is dealing with project risk management. पहला process, planning the risk management. Risk management planning is the process of deciding how to approach and plan the risk management activities for a project. The process of developing and documenting an organized, comprehensive and interactive strategy and methods for doing several things, for identifying and analyzing risks, developing risk response plans, and monitoring and controlling how risks have changed, all come under the planned risk management. इसके बारे में हमने पहले भी बात की है, दोबारा बात करते हैं. This is part of your project plan document. जिस तरह से project plan document is a comprehensive set of several documents that leads and guides the project manager throughout the execution and monitoring control phase of the project, your risk management document is also part of that set of documents. It contains several things. वही वाली बात है कि अगर आपने पहले भी किया है तो you will have a template जिसमें based on the risk for the project or depending on the processes and the
severity or the criticality of the project success. Based on all that information, you're going to update that document and will make it customized to suit and meet the needs of your particular project. Once you have that document ready, your customer should see it and approve it, along with every other document that becomes part of the project plan document. इसमें हम 3 चीज़ों पे फोकस करते हैं: how, who and when will we identify and then subsequently analyze risk. जब हमने उसको एक ऑर्डर दे दिया, बेस्ड ऑन दैट अगर वो रिस्क होता है तो हम उससे किस तरह से डील करेंगे. Remember, we are in the planning phase. So, second bullet, developing risk response plans, mitigation strategies of how will we deal with the risk if it ever happens. Or also, during the planning phase and in the project planning of risk management document, I'm also going to put in how will I, as a project manager, monitor and control when the risks, when new risks will be added or the existing risk probability and impact would change. याद रखें, सिर्फ ये नहीं कि हमने शुरू में जो आइडेंटिफाई कर लिए रिस्क वही रहेंगे. ये तो कंटिन्यूस प्रोसेस है. हो सकता है कि पहले जो रिस्क हमने आइडेंटिफाई नहीं किए अब हमको वो नज़र आ रहे हैं और हम अब उसको ऐड कर रहे हैं. तो चाहे नए ऐड करें या एग्जिस्टिंग रिस्क को दोबारा हम रीप्रायोरिटाइज करें, जो भी प्रोसेस है वो और किस तरह से किया जाएगा उसको हम इस प्लानिंग ऑफ रिस्क मैनेजमेंट प्रोसेस में डील करते हैं. अगला प्रोसेस, आइडेंटिफिकेशन ऑफ रिस्क्स. It involves determining which risk might affect the project and documenting their characteristics. The process of examining the program areas and each critical technical process to identify and document the associated risk. सबसे अच्छा तरीका जो रिस्क आइडेंटिफिकेशन का है उसको to break it into different elements. टेक्नोलॉजिकली किस तरह से अफेक्ट होता है, प्रोसेस किस तरह से मेरे प्रोजेक्ट को अफेक्ट कर सकता है, एनवायरनमेंट किस तरह से अफेक्ट कर सकता है, कस्टमर रिलेशनशिप या स्टेक होल्डर्स किस तरह से मेरे प्रोजेक्ट को अफेक्ट कर सकते हैं, एंड सो ऑन सो फोर्थ. और फिर हर एलिमेंट को लेके अगर हम ड्रिल डाउन करें तो बहुत सी चीज़ें नज़र आती हैं. एनवायरनमेंट, गवर्नमेंट रेगुलेटिंग एजेंसीज, हो सकता है एनवायरनमेंट के अंदर हम ये भी देखें कि नेचुरल हैजर्ड्स, सिक्योरिटी कंसर्न्स, अनप्लान्ड हॉलीडेज, ये हमारे एनवायरनमेंट के अंदर आ जाते हैं. टेक्नोलॉजी प्रोसेस जो है उसको हम अगर ड्रिल डाउन करते हैं तो उसके अंदर हो सकता है कि नया वर्जन आ जाए, अपडेट हो जाए, अपग्रेड हो जाए, या हमारे पास जो रिसोर्सेज हैं वो कोई नया स्किल सेट लेके आए. हमने अभी कॉलेज में हायरिंग की है, दे आर न्यू एंड इनएक्सपीरियंस यूजर्स एंड डेवलपर्स. उसमें हम ट्रेनिंग का एस्पेक्ट डालते हैं. हो सकता है जब ट्रेन हो जाए तो हमको छोड़ के चले जाए, और उसका रिस्क मिटिगेशन स्ट्रैटेजी में वी नीड टू मेक श्योर दैट दे साइन अ कॉन्ट्रैक्ट टू स्टे विद अस. स्पॉन्सरशिप, अभी तक कस्टमर स्पॉन्सर्स हमारी मीटिंग में या तो लेट आते हैं या नहीं आते हैं, दैट्स अ हाई रिस्क. हमने उसको आइडेंटिफाई कर लिया. फाइनेंशियल एस्पेक्ट्स ऑफ इट, इट्स ऑल एक्सटर्नली फंडेड. अगर गवर्नमेंट पॉलिसी या उनकी गवर्नमेंट पॉलिसी चेंज होती है तो हो सकता है कि हमारे प्रोजेक्ट में फंडिंग ख़त्म कर दें या वो ऑल टुगेदर कम कर दें या टोटली डिसमेंटल कर दें हमारे प्रोजेक्ट को. बेस्ट वे टू आइडेंटिफाई रिस्क्स इज टू come up with these high level concerns and then drill them down. जब आप drill down करना शुरू करेंगे तो all of a sudden
As an ice-breaking session, everybody who's participating in this session of identifying risk, they will start speaking up. And then your job as a project manager or the facilitator's job of documenting those risks becomes critical. मगर ये कि वो सबको अगर identified risk को document कर लें, then you have a wonderful template to start with. एक तरह की ownership आ जाएगी, एक तरह की responsibility and accountability आ जाएगी towards the risk process. अब जब हमने आइडेंटिफाई कर लिए रिस्क्स, तो उसको हम एनालाइज करेंगे, एंड दैट इज द थर्ड प्रोसेस, थर्ड एंड द फोर्थ प्रोसेस, बिकॉज इसको हम दो लेवल्स में ब्रेक कर रहे हैं. एक तो क्वालिटेटिव विच इज सब्जेक्टिव, और दूसरा जो है वो है क्वांटिटेटिव. द प्रोसेस ऑफ एग्जामिनिंग ईच आइडेंटिफाइड रिस्क टू डू टू थिंग्स. एक तो हम एस्टिमेट करते हैं प्रोबेबिलिटी, और दूसरा हम करते हैं प्रिडिक्ट द इम्पैक्ट ऑन द प्रोजेक्ट. जिस तरह से मैंने कहा है, इसमें दो तरीके हैं जिसको हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं. एक तो क्वालिटेटिव रिस्क एनालिसिस और दूसरा है क्वांटिटेटिव रिस्क एनालिसिस. सो व्हाट इज क्वालिटेटिव रिस्क एनालिसिस? इट्स द प्रोसेस of assessing the impact and likelihood of identified risks. Risk analysis includes evaluating, number 1, probability that a risk would occur, low, medium, high. Impact of the risk if it happens. What will be the impact? अगर ये risk हो जाता है तो उसका impact क्या होगा मेरे project पे? Low, moderate or high. तीसरा, time frame in which it might occur. 2 हफ्ते, 6 महीने, 1 साल. And then the frequency of the risk occurrence. क्या ये बार बार मेरे प्रोजेक्ट को impact कर सकती है या is it a one time occurrence? दूसरा, once we've evaluated our risk based on all these probability, impact, time frame, frequency, जो नेक्स्ट ग्रुपिंग है वो है प्रायोरिटाइजिंग की. अब हम याद करें कि हमने हर रिस्क को आइडेंटिफाइड को प्रोबेबिलिटी और इम्पैक्ट में और एक्सपोजर में किया था, हाई, मॉडरेट, लो में, और उसके बाद हमने उसको बेस्ड ऑन दोज नंबर्स और बेस्ड ऑन दोज लेवल्स वी प्रायोरिटाइज्ड इट. एंड व्हाट इज द प्रायोरिटाइजिंग? Prioritizing is giving the identified risks some chronological order, 1 through 10, 1 being high probability of it happening and high probability of it affecting my project, and then the lowest number being the lowest on my radar screen. So what is prioritizing? Prioritize to ensure that the right amount of attention is given to those projects. Based on the probability, impact and exposure, I've given it some kind of chronological order. Number 1 needing the most attention and going down the list, meaning the need of lesser management attention. That does not mean that I do need to ignore it completely, because हमने कहा है कि risk management involves continuous and continual revision and review of the risks. So हो सकता है कि जो बहुत नीचे था, हो सकता है अब वो बीच में आ जाए, या हो सकता है कि अब वो इतना बड़ा रिस्क हो गया है कि वो अब मेरे टॉप रेडार स्क्रीन पे आ गया है. The risk rating system. What is, हम बात करते हैं high, moderate और low की. What is a high? और हम इसको 3 चीज़ों में देते हैं ना, impact में, probability of it happening और exposure में. But what is considered a high? Likely to cause significant disruption to schedule
increase in cost, or degradation of performance. That is what high means. Moderate. Moderate means that it has a potential to cause some disruption as above. That means disruption to schedule, increase in cost, or degradation of performance. But based on how important it is to my project, the project will and the project team members will probably overcome those difficulties. That is how we give it the moderate level. तीसरा जो लेवल हम लोग हमेशा बात करते हैं क्वालिटेटिव में, हाई, मॉडरेट, लो में, वो तीसरा ऑब्वियसली इज द लो. When based on our understanding and our discussion and our experience and expertise, we consider that a low probability or low impact or low exposure, meaning that it has little potential to cause disruption to schedule, cost or degradation of performance. जिसकी हमने अभी बात कर ली है क्वालिटेटिव रिस्क एनालिसिस. होपफुली ड्यूरिंग द टाइम दैट यू वर फिलिंग आउट योर असाइनमेंट, एक आपने देखा था टेम्पलेट और यू हैव ऑलरेडी फिल्ड दैट आउट. दैट वाज द क्वालिटेटिव रिस्क एनालिसिस. So qualitative risk analysis, as far as that is concerned, hopefully you should not have trouble at this stage of your class. Next group is the quantitative risk analysis. अब ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है. क्वांटिटेटिव रिस्क एनालिसिस को डिस्क्राइब करने से पहले मैं ये बता दूं कि ओवर टाइम, over the past, I would say 15 years or so, over the past, about good 10-15 years, project risk management has become an area which is considered complex enough to have certified professionals deal with project risks. Companies hire these professionals to work on different projects within the organization. Or these are considered consultants or auditors that come in and they help. Even sometimes customers want to invest the money in hiring these professionals. अगर आप PMI की PMI.org पे जाएं, www.pmi.org पे, तो under different certifications you will see कि बहुत emphasis और बहुत importance दी जा रही है project risk management area पे. अगर आप किताबों को देखें तो मैक्सिमम नंबर ऑफ किताबें जो निकली हैं वो, अगर इफ आई एम नॉट रॉन्ग, दे आर ऑन प्रोजेक्ट रिस्क मैनेजमेंट, एलिमिनेटिंग एंड मिनिमाइजिंग रिस्क्स compared to all other knowledge areas. And the reason is because इसका payback क्या है? अगर हम as किसी चीज़ को रिस्क की तरह आइडेंटिफाई करते हैं, एनालाइज करते हैं और मिनिमाइज या एलिमिनेट कर देते हैं ऑल टुगेदर, देन द प्रोबेबिलिटी ऑफ योर प्रोजेक्ट बीइंग सक्सेसफुल इज वेरी सिग्निफिकेंट. हम उस दुनिया में रह रहे हैं जहां हम कह रहे हैं कि अबाउट 65% ट्रबल्ड प्रोजेक्ट हो जाते हैं, या इसी तरह का कोई हाई नंबर हम यूज़ करते हैं फेल्ड प्रोजेक्ट्स के लिए. बेस्ड ऑन ऑल दैट, ऑब्वियसली हमारी क्या रिक्वायरमेंट है? हमारी रिक्वायरमेंट ये है कि किसी तरह से इन सिचुएशंस को मिनिमाइज़ किया जाए ताकि हम बड़े सक्सेसफुली कहें कि हम एक प्रोजेक्टाइज दुनिया में रह रहे हैं जहाँ पे अगर आप प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स को इम्प्लीमेंट करते हैं तो द प्रोबेबिलिटी ऑफ यू सक्सीडिंग इज़ वेरी वेरी हाई. मगर हम उसी तरीके से उसी लेवल पे जब हम बात करते हैं तो हम वहाँ पहुँचे हुए नहीं हैं. वी आर नॉट देयर yet. So to get to that position, all the focus is being put on project risk management, the quantitative risk analysis. Coming back to the subject matter, coming back to the slide, the aims to analyze numerically the probability of each risk and its consequence on project objectives. अगला जो स्लाइड है वो we will focus on the qualitative risk analysis. ये वो स्लाइड है जो हमने आपको as an assignment दी थी.
Risks are all the risks that are on the left hand side. Identified risks हैं examples: customer sponsor too busy, they're not available for meetings or change control board or sign off. Example: incomplete analysis may result in user interface problems. Another identified risk could be financial commitment. Last payment for initiation and phase delayed significantly, so the probability of it happening again is kind of high. Frequent change requests by customer. इस वक्त अगर हमने 4 risk identify किए हैं, the probability, impact and exposure are based on the moderate, low, moderate और high categories, जिसको हमने already define कर दिया है. The probability of it happening, the impact, अगर ये होता है तो क्या होता है, and then the exposure. Exposure to my project. How will my project be exposed to, or what will it be exposed to? Because of the sensitivity of the project, I may or may not get media attention. Because of the sensitivity of my project and the demand to deliver it on time, it's so critical that this particular risk is going to expose my project to the customers and the end users. So high हो गया. इसी तरह से हमने probability, impact और exposure को high, moderate, low में categorize कर दिया. अगर हम सिर्फ पहले दो को देखते हैं, and we are going to give it a chronological order of 1 and 2. यहाँ हमने 2 and 4 किया because यहाँ पे 4 हैं जो बाकी filled out नहीं हैं, you can fill it out. Exactly यही template आपने use किया था अपने assignment में. पहले वाले को probability is moderate, impact is moderate, exposure is high, दूसरा low, moderate, moderate है. अगर अब हम इसको तीसरे और चौथे को भी करते हैं तो हम कोई नंबर दे देते हैं. At the end of the workshop, you will have 1 through 4. इस पे और टाइम नहीं खर्च करते हैं because हमने ये असाइनमेंट में ऑलरेडी कर लिया है, and that assignment should have been submitted for approval and marking. क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव की बात हो गई ख़त्म. अब हम करते हैं रिस्क रिस्पॉन्स प्लानिंग. The process of developing options and determining actions to enhance opportunities and to reduce threats to the project's objectives. The process that does several things. Identifies, evaluates, selects and implements one or more strategies in order to set risk at acceptable levels given program constraints and objectives. हमने आइडेंटिफाई कर लिया, उसको chronological order दे दिया, चाहे qualitatively या quantitatively, जिस तरह से भी था हमने उसको कोई एक तरह से order दे दिया है. An order means the order or the need of my attention to that particular risk. अब risk response planning में we are going to come up with strategies to minimize or eliminate those risks altogether. This includes the specifics on what should be done in the event of risk happening, when it should be accomplished, who is responsible, and how much will it cost me, and how much will be the delay to my project if this risk happens, and if I implement the solutions that have been identified under the risk response planning strategy. The who, what, when, how, all of this will be answered for each risk under the mitigation strategy, under the process category of risk response planning.
रिस्क रिस्पॉन्स प्लानिंग में डिफरेंट ऑप्शंस होते हैं। उसमें हम लोग बात करते हैं एक्सेप्टेंस की, अवॉइडेंस, मिटिगेशन और ट्रांसफर। थोड़ा सा डिस्कशन आगे लेके चलते हैं उन 4 ऑप्शंस की। A brief discussion of the 4 response option for the risk follows. पहला है acceptance, that is retention. The project manager says, I know the risk exists and I'm aware of possible consequences. I'm willing to wait and see what happens. I accept the risk should it occur. सिंपल सी चीज़ है जिसपे हमारे एटलीस्ट कल्चरली हम लोग बहुत फॉलो करते हैं, जिसको जब आएगी तो देखा जाएगा, अभी तो नहीं आई है ना, जब होगा, जब पड़ेगी, जब मुश्किल पड़ेगी तो हम देख लेंगे, we'll deal with it. That is the acceptance word. दूसरी जो कैटेगरी है वो है अवॉइडेंस की। The project manager says, I will not accept this option because of the potentially unfavorable results. I will either change the design to preclude the issue or requirements that lead to the issue. ये वो है project manager जो वो कहता है कि हाँ, मुझे ये probability हो सकती है, ये risk हो सकता है और ये risk मेरे project के लिए बहुत बड़ा issue create कर सकते हैं. So I am going to eliminate the probability and the possibility of this risk actually creating an issue. ये project manager avoidance पे काम कर रहा है. तीसरा controlling या जिसको हम mitigation कहते हैं. इस condition में project manager कहता है कि I will take the necessary measures required to control this risk by continuously re-evaluating it and developing contingency plans or fallback positions. I will do what is expected. Mitigation strategy में project manager कहता है कि I am going to continuously monitor my risk. अभी हुआ नहीं है मगर मैं इसको देखूंगा और जब उसको मॉनिटर करता रहूंगा, जब वो होने लगेगा या मुझे लगेगा कि probability of it happening is very close, then I have plans to take care of the situation. And those plans are already documented and established. I will do what is expected, and what is expected of a project manager is to keep people informed and to ensure minimizing all issues that may affect the project. एक ने कहा जब आएगी तो देखा जाएगा, दूसरे ने कहा कि I am going to totally avoid this, I am actually going to change my plan. Avoidance. Controlling और mitigation, मैं इसको continuously review करूँगा. I have plans, अगर ये होता है तो I will take option A or option B and I will keep everyone informed during that process. Mitigation. चौथा जो है that is transfer. The project manager would say, I will share this risk with others through insurance or a warranty or transfer the entire risk to them. I may also consider partitioning the risk across hardware and or software interfaces or using other approaches that share the risk. अगर आप टेक्नोलॉजी की बात करते हैं और आप एक प्रोजेक्ट कर रहे हैं आईटी की दुनिया में, आजकल हम आईटी का एग्जाम्पल बहुत ले रहे हैं. किसी ने मुझसे कहा था कि मैं कंस्ट्रक्शन के एग्जाम्पल्स बहुत लेती हूँ, तो अब जब मैं चेंज कर रही हूँ तो मुझे लग रहा है कि आईटी के एग्जाम्पल ज़्यादा कंसिडर किए जाने लगे हैं. मगर लेट्स टॉक अबाउट इट. आप किसी टेक्नोलॉजी पे काम कर रहे हैं. द प्रोजेक्ट मैनेजर हु फॉल्स अंडर द कैटेगरी ऑफ ट्रांसफरिंग रिस्क क्राइटेरिया, सिंपल सा एक स्टेटमेंट आ जाएगा चार्टर में अंडर assumption and constraint that if the technology that I am working on will be upgraded
the customer will bear the consequences. If you're starting with the version 4.0, एक साल के अंदर while you're in the development process, version 4.1 comes out in the market. हो सकता है ना, आईटी दुनिया में ये होता रहता है. But I am the project manager who falls under the transfer category. मैंने पहले ही से इस रिस्क को ट्रांसफ़र करने के लिए मैंने एक छोटी सी लाइन ऐड कर दी थी कि अगर तो वर्जन चेंज होता है while I am in the process of development of during the project, then what will happen? The customer will bear the consequences. The customer will pay for the new addition. The customer will pay for the new development or the addition or modification that will be needed to transfer myself from 4.0 to 4.1. That is a good example of transfer. Under the risk response planning, we also come up with something called an opportunity response. The opportunity response option would include, again, 4 criteria: acceptance, enhance, exploit और share. मकसद इसका सारे का ये है कि sometime risk comes in as opportunities. Risk brings in more business opportunities in form of changes, in form of enhancements, in form of extensions to the project, bringing in more revenue to the project organization. तो उसमें हम 4 क्राइटेरियाज में या 4 सिचुएशंस में प्रोजेक्ट मैनेजर को डाल सकते हैं. जो पहला है वो एक्सेप्टेंस है, दैट इज रिटेंशन. द प्रोजेक्ट मैनेजर वुड से that I know an opportunity exists and I'm aware of the possible benefits. I am willing to wait and see what happens. I accept the opportunity should it occur. दूसरा क्राइटेरिया क्या है? वो enhance का है. The project manager in this condition would say that this is an opportunity. What can we do to increase the probability of occurrence of this opportunity? Such as by using more aggressive advertising. Exploit. The project manager in this state will say, this is an opportunity to me. How can we make the most of it? Will assigning more talented resources allow us to get to the marketplace quicker? And last but not the least will be the share category. In this condition, the project manager would say that this is an opportunity, but we cannot maximize the benefits alone. We should consider sharing the opportunity with a partner. बहुत कम ऐसी सिचुएशन होती है, मगर इनमें से कोई भी हो सकती है सिचुएशन, डिपेंडिंग ऑन द रिस्क, डिपेंडिंग ऑन हाउ बिग द अपॉर्चुनिटी इज, और भी बहुत से डिफरेंट क्राइटेरियाज हो सकते हैं. जो भी हम रिस्क को डील करते हैं, जिस रिस्क को भी हम डील करते हैं, मोस्ट ऑफ द टाइम इट कॉस्ट मनी टू डील विद दैट पर्टिकुलर रिस्क. जिस तरह से हर इशू को रिजॉल्व करने के लिए टाइम और पैसे की ज़रूरत होती है, उसी तरह रिस्क भी उसी कैटेगरी में फॉल करता है. 2 टर्म्स जो हम यूज़ करते हैं, जिसके बारे में अभी हम थोड़ी देर में बात करेंगे, मगर स्टार्ट्स ऑफ विथ रिजर्व्स. मैनेजमेंट रिजर्व, a separately planned quantity used to allow for future situations which are impossible to predict. Reserves क्या होते हैं? Reserve is like a pool of money. It's like a bucket of money that has been put aside. It's not part of the actual project budget, but it is a separately planned quantity that is kept aside, that gives the comfort level to the project manager, project organization and the project sponsors
कि अगर कोई अनफोर्सीन इवेंट या कोई ऐसा इवेंट हो जाता है जो हमारे प्रोजेक्ट को अफेक्ट कर सकता है, तो डील विद दैट सिचुएशन और टू डील विद दैट पर्टिकुलर रिस्क, आई विल हैव द मनी सेट असाइड, जो हम उसको निकाल के यूज करें टू एलिमिनेट और मिनिमाइज दैट रिस्क। एक होता है मैनेजमेंट रिजर्व। अगर हम उसको दो बकेट्स की तरह सोचें कि एक है मैनेजमेंट रिजर्व और एक है कंटिंजेंसी रिजर्व। मैनेजमेंट रिजर्व पे अब हम पहले बात कर लेते हैं। मैनेजमेंट रिजर्व इज अ सेपरेटली प्लान्ड क्वांटिटी यूज्ड टू अलाउ फॉर फ्यूचर सिचुएशंस which are impossible to predict. They are known as unknown unknown. And these may include cost, schedule or both. Unknown unknown. Natural disasters हो सकते हैं, ऐसी चीज़ें जिसके हम प्लान नहीं कर सके। कई दफ़ा ऑल ऑफ अ सडन गवर्नमेंट रेगुलेशंस ऐसी हो जाती हैं कि जो हम प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं, ऑल दे टेल यू टू स्टॉप वर्क ऑन इट बिकॉज इट इज़ कंसिडर्ड सेंसिटिव प्रोजेक्ट और प्राइंग ओवर द गवर्नमेंट वर्क। और भी बहुत सी सिचुएशन ऐसी हो सकती हैं जिनको हम प्रिडिक्ट नहीं कर सकते हैं और दे आर इम्पॉसिबल टू प्रिडिक्ट ड्यूरिंग द प्लानिंग फेज ऑफ द प्रोजेक्ट। ऐसे अननोन अननोन के लिए हम मैनेजमेंट रिजर्व की एक क्वांटिटी रख लेते हैं, 3%, 4%, टू डील विद सिचुएशंस। वो ऐसा पैसा है, बिगर द कंपनी more management reserve because the customer assumes and knows कि bigger companies will be able to take care of these issues. छोटी जो कंपनीज होती हैं, जब उन पे इस तरह के बड़े इश्यूज अननोन से आ जाते हैं, रिस्क हो जाते हैं, तो वो कोलैप्स कर जाती हैं या ख़त्म हो जाती हैं। हर बड़े कंपनी के साथ बिगर मैनेजमेंट रिजर्व होता है, मगर इट इज़ दैट क्वांटिटी विच सिट्स इन द बकेट एंड कैन ओनली बी यूज्ड व्हेन अ सर्टेन सिचुएशन फॉलिंग इन दिस कैटेगरी अराइजेस। दूसरा वर्ड हम यूज करेंगे कंटिंजेंसी रिजर्व। इट्स ऑल्सो अ सेपरेटली प्लान्ड क्वांटिटी used to allow for future situations which may be planned for only in part. ये दूसरी बकेट है, इसमें भी कोई 5%, 10% हो सकता है, 15% depending on your project has been set aside. It's not part of your project budget. Contingency reserve is used for known unknowns that can be planned for or predicted for in part. This also may involve cost, schedule or both. हमने कुछ रिस्क ऐसे आइडेंटिफाई किए हैं that can only be planned for in part. हमने प्लान किया था कि yes, there is a risk because we are working on a new technology या very skilled labor की हमारे प्रोजेक्ट में ज़रूरत है और बहुत कम है, इसलिए अगर कोई और प्रोजेक्ट हो सकता है कि अगर ये एम्प्लॉई चला जाए तो हम लोगों को इश्यूज हो सकते हैं। मगर हमने ये कभी नहीं प्लान किया था कि 3 जो हमारे पास एम्प्लॉयज़ हैं बेस्ड फॉर दैट पर्टिकुलर स्किल, तीनों चले जाएं। अब हमको नए लोगों को लाना है, नई ट्रेनिंग करानी है और इसके लिए ना सिर्फ हमको पैसा चाहिए मगर हमारा प्रोजेक्ट भी डिले होगा। कंटिंजेंसी रिजर्व। Unknown unknown is management reserve. Known unknown is contingency reserve. Think of separate buckets of money जो that has been put aside and is not part of your project budget. मगर जब वो रिस्क हो जाएगा हम उसको यूज़ करने से पहले everybody will agree upon it, sign up for that and then you will be allowed to use that pile of money. But
To use that pile of money, everyone needs to be informed and several signatures need to be procured. उसके बाद हम अब चाहते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, which is the insurance strategy. इंश्योरेंस स्ट्रैटेजीज में बात हम करेंगे, डायरेक्ट प्रॉपर्टी डैमेज होती है, फिर इनडायरेक्ट कॉन्सिक्वेंशियल लॉस होता है, लीगल लायबिलिटी होती है, एंड देन पर्सनल. All that kind of moves us to the risk monitoring and control. इससे पहले रिस्क मॉनिटरिंग एंड कंट्रोल से पहले जो भी काम हो रहा था वो हमने प्लानिंग फेज में किया है, इंक्लूडिंग पुटिंग असाइड मनी अंडर कंटिंजेंसी रिजर्व और मैनेजमेंट रिजर्व. याद रखें, अब तक कोई एग्जीक्यूशन नहीं हुई है, कोई इम्प्लीमेंटेशन नहीं हुई है. ऑल दैट हैज बीन प्लान्ड फॉर things that may happen or may affect us in the future. अब हम risk monitoring and control की जब बात करते हैं तो we are in the monitoring and control phase of the project and execution is going on. Risk monitoring and control में बहुत से inputs हैं. एक तो risk register है, फिर project management plan है, हमारे work performance information है और परफॉर्मेंस रिपोर्ट्स हैं. While we are monitoring and controlling risk, we tend to use different tools and techniques. Risk reassessment, सिंपल सी चीज़ है जिसको हम कहते हैं continuously monitoring the risks. Risk audits, looking at keen eye to look at risks. Identify which new risks may have happened. कईयों को reprioritize किया, कई दफ़ा हमने add किया, enhance किया. फिर हम लोग देखते हैं variance and trend analysis को. We also continue to monitor our reserve analysis. We look at technical performance measurements. Status meetings. किस तरह से हम करेंगे, क्या करेंगे, क्यों certain risks have been put high on the radar list, some were put on the low, some may have moved up from being low to a moderate and eventually may have climbed up to being a high. Status report, status meeting में हम उसको monitor कर रहे हैं और उसके बारे में बात कर रहे हैं. Under the risk monitoring and control हम लोग कई आउटपुट्स निकालेंगे एंड इन दैट रिस्क रजिस्टर अपडेट्स, जिसको कंटिन्यूस मूवमेंट कह रहे थे ऊपर नीचे, दैट विल बी अपडेटेड अंडर द रिस्क रजिस्टर. जो रिस्क मैनेजमेंट जिसको हमने डॉक्यूमेंट में आइडेंटिफाई किए थे. देन ऑर्गेनाइजेशनल प्रोसेस एसेट्स नीड टू बी अपडेटेड. हो सकता है रिस्क कुड हैव बिकम इश्यूज और they can eventually become changes जिसको अब हमको मॉनिटर करना है और अब वो चेंज रिक्वेस्ट की सूरत में हमको नज़र आ रहा है. चेंज रिक्वेस्ट जब हमारे हाथों में आता है तो उसको हम लोग चेंज लॉग में डालते हैं, हम उसको चेंज रिव्यू डॉक्यूमेंट में डालते हैं और उसको चेंज कंट्रोल बोर्ड के पास लेके जाते हैं जहाँ साइन ऑफ होता है एंड इवेंचुअली that change becomes part of your project and your project now needs to be baselined, new budget needs to be allocated and the project end date needs to be moved. Change request को करने के बाद obviously next step जो होता है वो project management plan में भी updates होती हैं based on some of the things that are going on from risk monitoring and control aspect, and then the project documents also need to be updated. सारा काम होता है eventually leading to a complete process. हमने शुरू की बात identifying risks से. Then we talked about analyzing risks, monitoring, and continue to follow the whole process.
updating it, upgrading it. रिस्क को आइडेंटिफाई करना जितना इम्पॉर्टेंट है, रिस्क को मॉनिटर करना इक्वली इफ नॉट मोर इम्पॉर्टेंट है. प्रोजेक्ट रिस्क मैनेजमेंट along with every other knowledge area has also a very important role in the life of a project manager and in the life of a project itself. As a project manager हम लोग बहुत responsible हैं बहुत से काम करने की, monitoring and managing risk also has a very significant role in our lives during the project life cycle. Read through it. जो पहला लेक्चर था उसमें जो चीज़ें इम्पॉर्टेंट थी आपके लिए वो लुक एट द एक्सपेक्टेड वैल्यू, ट्राई टू लर्न एंड नो हाउ टू ड्रॉ डिसीजन डायग्राम्स and how to calculate some of those points. Know the 6 processes. Know the difference between qualitative and quantitative risk analysis and where it falls under this whole picture of PMI processes, meaning 5 processes falling under the planning phase and then 1 process under the monitoring and control phase of it. With this, I would like to say Allah Hafiz to you. This completes the 9 knowledge areas and the 5 phases of the project. अगले जो 2 lectures होंगे उसको हम dedicate करते हैं review के लिए. Reviewing of the whole idea, जिसको हम कहते हैं दरिया को कूजे में बंद करेंगे. हम लोग शुरू से चलेंगे और कोशिश करेंगे कि अगले 2 लेक्चर्स में सारे प्रोसेस को, सारे कॉन्सेप्ट्स को एक दफ़ा रिव्यू करें और रिवाइज करें कॉन्सेप्ट्स, ताकि एक समड अप वैल्यू हमारे सामने आ जाए. अब आप फाइनल एग्ज़ाम के भी बहुत करीब आ रहे हैं. आई एम होपिंग दैट यू हैव स्टार्टेड रिवाइजिंग. द फाइनल एग्ज़ाम विल कंटेन ऑल ऑफ द मटीरियल from lecture number 1 through lecture number 30. 31 and 32 are considered review. And the reason why we cannot eliminate any idea is because project management के जो concepts हैं शुरू से आखिर तक वो आपको दिए गए हैं and you need to be tested upon those ideas. Your final examination will consist of MCQs, will consist of short questions, और हो सकता है कि 2 या 3 आपके कोई न्यूमेरिकल क्वेश्चंस हो ताकि आपको उसमें भी एक्सपीरियंस हो जाए. This is very important if you want to use this class to pursue any kind of certification. So you need to know how to calculate certain things. With this, I would like to say Allah Hafiz to you once again. Good luck to you. Keep reading, focus on the study material and the presentations, and try to see if you have enough time to actually go out and read up on the reference material. अगर PMBOK आपके हाथों में है तो please try to read through it. If you have access and time to review the Harold Kerzner book, the 10th edition, that will be an ideal supplement to the material that is being presented through the PowerPoint slides to you. With that, good luck, Allah Hafiz, and I will see you in the next lecture starting with review of the concepts.